अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं नावल पढ़ने जा रही हूँ वो है राह गैर, जो कि तहरीर है मरीम रहीम की। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में ये लिखकर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है और अब तक के एपिसोड्स आपको कैसी लगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी किस्त नंबर 12। नावल शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी ज़रूर करना है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलना कि इससे हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सूरज ने आंखें खोली। लोग रिस्क की तलाश में काम पर जा रहे थे। परिंदे अपनी परवाज़ पर गामज़न थे। कुछ लोगों के कमरों की खिड़कियों से नज़र आते उनके चेहरे पर सूरज ने अपनी शुआएं फेरते उन्हें उठने का हदिया दिया, मगर वो इस पर तवज्जो दिए बगैर सोते बने। इनमें से एक ताबिश भी था। कुछ पल तो सूरज को फरामोश किए वो ऐसे ही लेटा रहा। तभी उसके दिल ने कोई बात याद दिलाई तो झटके से उठ बैठा। आंखों में गलूद के लिए वो घड़ी देखने लगा जो सुबह के 8:30 बजा रही थी। आंखें एकदम से पूरी खुल गईं। ओफ यार, ताबिश कितना सोते हो तुम। खुद को डांटा और तैयार होने चल दिया। कुछ देर बाद ही घड़ी ने 9 के हिस्से को पार किया। अब वो आईने के सामने खड़ा खुद का जायजा ले रहा था। स्याह चेक शर्ट पर नीले रंग की पैंट पहने, पाँव में सफ़ेद जॉगर्स और उंगलियों से जल्द जल्द बाल संवारते वो अपने मुकम्मल तैयार हुए सरापे को एक नज़र जांचने लगा। क्या वो ठीक लग रहा था? किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी। उसके चेहरे पर नज़रें करें तो वहाँ एक अलग ही खुशी बना थी और शायद नर्वसनेस भी। जब उसे यकीन हो चला कि सब ठीक है तो आईने में देखते मुस्कुरा दिया। या अल्लाह, आज मैं एक अहम काम करने जा रहा हूँ। फिर आखिर मैं सफ़ा को बताने जा रहा हूँ अपनी फीलिंग्स के बारे में। प्लीज़ अल्लाह जी, मेरी मदद करना। मैं उसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, वो बगैर किसी रुकावट के आ जाए। इस नाम में मारूफ कमरे में आई थी और उसकी तैयारी देखकर चौंक उठी। खैरियत है? आज किसके लिए इतना तैयार हुआ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम? ताबिश मुस्कुरा दिया। आपकी होने वाली बहू को मनाने। अपनी बात के अख्ताम पर उसके गालों पर लाली बिखरी। मारूफ तंबी नज़रों से उसे देखने लगी। मजाक अच्छा कर लेते हो। खैर वो सब छोड़ो, आओ नाश्ता करो। मारूफ जाने लगी तभी बोला, नहीं अम्मा, अभी मैं नाश्ता नहीं कर सकता, देर हो रही है। आईने से हटकर अपने सामने आईने से हटकर अपना सामान समेटा, जिनमें 3 इंच जितना डब्बा भी शामिल था। वो मारूफ के सुने बगैर चला गया था। अल्लाह ही हाफिज़ है इस लड़के का, हमेशा हवा के घोड़े पर सवार रहता है। ये कहते ही वो उसका फैला हुआ कमरा समेटने लगी। दिन की शुरुआत यहाँ भी हो चुकी थी। हवाओं में हल्की हल्की खून के लिए यहाँ काम करने वाले लोग अपने आप में मगन थे। उनमें एक हाशिर था जो अपनी अजीज से मिलने आया था। कमरे में इस वक्त सिर्फ 2 नफूस थे। एक सुरमई बालों वाली औरत सफ़ेद शलवार कमीज पहने, जिसके चेहरे पर नज़र का चश्मा था। उसके सामने टांग पर टांग जमाए बैठा हाशिर 2 दिन पहले की बनिस्बत आज वो बेहतर दिख रहा था। सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम बताएं। औरत के सवाल पर वो एक पल को खामोश रहा, फिर गला खंकार कर आगे हुई। हाशिर हुसैन। औरत ने सर हिलाया था और फिर अपना फिसलता दुपट्टा दुरुस्त करती दोबारा गोया हुई। आपके पेशेंट का क्या नाम है? औरत रजिस्टर खोलकर अपनी उंगली नामों की फहरिस्त में तलाशने लगी थी। हाशिर ने सूखे होंठ पर जुबान फेरी। फजर, फजर जुल्फ़िकार। उसका नाम लेते ही दिल मचलने लगा। औरत ने अपने काम पर अमल करते हुए पूछा, पेशेंट के साथ आपका रिलेशन? हाशिर ने उसके झुके सर को देखा और लफ्ज़ों को अपने लबों से जुदा करने ही लगा कि जब उसकी समात में जानी पहचानी आवाज़ गूंजी थी। दोस्त है मेरे। हाशिर ने आवाज़ की ताक़ुब में देखा तो सामने वही थी जो काफ़ी अरसे दराज से उसके दिल की मालकन थी, वो जो उसकी वीरान ज़िंदगी में रोशनी बिखेरने वाली थी। उसे देखते ही वजूद में एक तमानियत सी भरी थी, वजूद में सुकून सा भरपा हुआ। और फिर लब बेख्तियार मुस्कुराने लगे। सफ़ेद इमारत के पहरेदार अपनी अपनी बंदूकें ताने कुर्सी पर बैठे आपस में गुफ्तो शनीद में मगन थे। सुनने में आया है कि सिराज बॉस के बेटे वापस इस इमारत में आ रहे हैं, पहले गार्ड ने कहा। दूसरे गार्ड ने चेहरे पर हैरानी लिए अपने साथी को देखा। हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? सिराज बॉस का बेटा भी है? कौन? गार्ड ने चेहरे पर तमस्कुर सजाया। अरे तुम्हें नहीं मालूम? काफ़ी बरसों से यहाँ काम पर होकर भी हैरत है। पहले गार्ड ने चेहरे पर हैरानी समोए कहा। अब इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? नहीं जानता तो बस नहीं जानता, तुम बता दो। दूसरे गार्ड ने नखों से सर झटका। पहले गार्ड ने उसकी सी आंखों में देखा। वो जो पिछली बार मैडम के साथ आया था, याद है? वही। दूसरे गार्ड ने ज़हन पर जोर दिया तो एक चेहरा रोशनास हुआ था। कद काठ ठीक था, गंदमी रंगत, स्याह नकूश, सफ़ेद शर्ट के साथ सफ़ेद पैंट पहने वो हैरानी से अपने मुकाबिल बैठे शख्स को देखे गया। क्या तुम हादी सुल्तान की बात कर रही हो? पहले गार्ड के चेहरे पर फतेयाब मुस्कुराहट फैल गई थी, फिर इस बात में सर हिला दिया। ना कर यार, वाकई इतने दिनों से कहाँ रह रहा था वो? दूसरे गार्ड को अब हादी में कैसी दिलचस्पी महसूस हुई। ये तो काफ़ी अच्छी बात मालूम हो चुकी थी। पहले गार्ड ने आगे देखा, फिर दाएं बाएं।
कोई मौजूद होता तो नजर आ जाता। फिर उसने दूसरे गार्ड को करीब आने का कहा और कुर्सी घसीट कर करीब हुआ। वो मेरे पास उड़ती उड़ती आई है कि हादी सुल्तान मैडम के दिए हुए घर में रह रहे थे। इनके ताल्लुकात अपने बाप से अच्छे नहीं थे, इसीलिए। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? किस वजह से हुआ था ये सब? पहले गार्ड ने लाइलमी से कंधे झटके, फिर अपनी बंदूक की जगह दुरुस्त की। भाई, मुझे तो बस इतना ही मालूम था। किसी के कदमों की आवाज़ कानों में पड़ी तो दोनों गार्ड चौकन्ना अंदाज में अपनी जगह से खड़े हुए। हादी सुल्तान चेहरे पर संजीदगी लिए स्याह आस्तीनों वाली शर्ट जिससे उसके बाजू झलक रहे थे और सुरमई रंग के पैंट पहने उन्हीं की तरफ आ रहा था। तुम दोनों, उंगली से दोनों की तरफ इशारा किया। दूसरों पर तवज्जो देने के बजाय अपने काम पर तवज्जो दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोनों गार्ड ने सर झुका लिए किसी मुजरिम की तरह। तो वो गुस्से से घूरते इमारत के अंदर चला आया और तभी उसकी नज़रों ने सिराज को सोफे के पुट पर हाथ फैलाए, टांग पर टांग जमाए बैठे देखा। उनकी नज़रें दीवार पर थी। वो उनकी तरफ आया और उन्हीं के अंदाज में सोफे पर बैठा। सिराज ने उसकी तरफ नज़रों का जाविया किया। वो हमेशा की तरह सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस थे। बालों में हल्का सुरमई रंग झलक रहा था। कहो, किस काम से आना हुआ है एक बेटे का अपने बाप के पास? हादिस खामोशी से देखता रहा। ताल्लुकात दुरुस्त करने आया हूँ आपसे। कब तक ऐसा चलता रहेगा? सिराज की आंखों में सुर्खी उमड़ आई। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि इस रास्ते में दाखिल होने से पहले। हादी उन्हें देखे गया। मैं इन सब में अपनी मंशा से दाखिल हुआ था, आपको समझ जाना चाहिए। सिराज ने मुट्ठी भींची थी, लबों पर सख्ती जमाए रखी। मुझसे पूछने की जहमत तो की होती कम अज कम। हादी ने गहरी सांस भरी। उस वक्त मेरी सोचने समझने की तमाम सलाहियत मफलूज थी। मेरे सर पर तो तख्त का भूत सवार था। सिराज ने मुट्ठी लबों पर रखी और निगाह उस पर। वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, ये भी जहन नशीन कर लो। उन्होंने कहते हुए सर झटका तो हादी ने मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाली। फिर वो कहा जो कब से लबों पर मचल रहा था। वो भी सोच चुका हूँ कि मैं कैसे इस तख्त को हासिल करूँगा। जान गया। लबों से मुस्कुराहट अनका हुई और आंखों में कुछ सर सा तासुर उभरा था। क्या कहना चाहते हो? सिराज यकटक देखे गए। हाथी ने दोबारा गहरी सांस खींची। बाबा, बस बहुत हुआ, अब ये खेल तमाम होना चाहिए। कब तक हम ऐसे रहेंगे? हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। अब बस और नहीं होने देंगे। सिराज ने टांग से टांग हटाई, फिर सीधे होकर बैठे। सबसे पहली बात, तुम जिस काम को इतना आसान समझकर दाखिल हुए हो वो इतना नहीं है। बाज़ दफ़ा जान का नजराना भी लिया जाता है हम जैसे बदबख्त लोगों से। सिराज के चेहरे पर बहुत कुछ था जिसे देखकर हादी ठिठक गया। और दूसरा, हम और कर भी क्या सकते? उनकी आंखों में सवाल था जो कि हादी अच्छे से समझ गया था। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हादी की आंखें चमकी। सिराज हैरान हुए और अबरूज कर उसे देखे गए। मसलन? अब के हादी वापस अपनी पोजीशन में बैठा किसी बादशाह के अंदाज में कुछ अहम कुछ अहम दिखा रहा है। जिससे किसी के वो जिससे किसी की वर्षों की रियाजत मिट्टी के ढेर की तरह पाश पाश हो सकती है। आदि कहते हुए दिलो जान से मुस्कुराया, फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन खोलकर सामने की तस्वीर में वही मंजर था जिसमें समी फजर के पास बैठा नजर आ रहा था। सिराज वो सब नंग नजरों से देखे गया। उन्हें ये सब आंखों का धोखा लगा। समी, क्या ये वाकई वही है? उन्होंने झटके से हादी का मोबाइल उचकर गौर से स्क्रीन को दोबारा देखने लगे। हादी ने इस बात में सर हिला दिया, उनकी बात की तस्दीक की। जी, ये वही समी है जिसे जिसे आप लेकर आए थे। मुझे क्या मालूम था वो गद्दारी पर उतर आएगा। हादी हंसा था। सिराज ने फखरी अंदाज में अपने बेटे का काम देखा जो बड़ी सफाई से ली गई तस्वीर थी। उन्हें कुछ इत्मीनान होने लगा। मालूम नहीं था कि तुम तख्त हासिल करने के लिए हर हद पार कर दोगे। आज मुझे लग रहा है तुम वाकई मेरे ही चश्म चराग। हादी ने मोबाइल वापस अपने हाथ में पकड़ा था और सीने पर हाथ रखे अपनी तारीफ वसूल की। अब आप देखिएगा मैं इन लोगों के साथ क्या खेल खेलता हूँ। बेचारा समी, वो तो बिला वजह ही मारा जाएगा। सिराज सामने पेंटिंग को एक बार फिर घूरते कहने लगे। हाथी ने कहका लगाया जिसकी गूंज पूरे लाउंज में गूंजी थी। मैंने कहा ना कि आपसे मेरे लिए फ़िक्र मत कीजिए। मैं इस कारोबार में अपनी मंशा से आया हूँ, किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती पर नहीं। सिराज कुछ पल उसे देखे गए, फिर उठे और फिर टहलते-टहलते कहने लगे। हादी की नज़रें पेंडुलम की तरह उनके पीछे कभी यहाँ तो कभी वहाँ जा रही थी। शुरुआत के दिन में तो तुमसे सब खफा था। जो फ़ैसला तुमने लिया था उसकी वजह से मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। मैं सोच-सोच कर परेशान था कि तुम ये सब कैसे झेलोगे। वक़्फ़ा लिया और अब उसकी आँखों में देखते कहने लगे। तुम इसके कारोबार के तौर तवार भी ठीक से नहीं जानते। अंदर ही अंदर मुझे खौफ सताए जा रहा था कि किस तरह दाखिल ना हो जाओ। मैंने तुम्हें खबरदार करने की कोशिश की, तुम नहीं माने, मारा भी, लेकिन तब भी वही जिद। मुझे बेइंतहा गुस्सा आया था तुम पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ तुमने मुझे गलत साबित किया। हादी अपनी जगह से उठा फिर उनके सामने आया था। उसका कद अपने बाप से 2 इंच बड़ा था। सिराज ने उसके कंधे थामे और फिर बोले थे, अब काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि तुम ठीक थे। मैं ये भूल गया कि तुम एक चालाक लुमड़। बाप बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। हाथी ने सर झुकाए कहा, मैं जिस तरह भी काम कर रहा हूँ ये आपका ही सिखाया गया है। जो आप काम करते थे सब मेरी नज़रों के सामने था।
भले आप मुझसे कितना भी छुपाएं, मुझे पता लगा ही। मेरे जहन में आज भी वो दिन नक्श है जब आप और बॉस अरबाज इल्वी के कत्ल पर अमल करने वाले थे। हादी के सामने वही मंजर किसी फिल्म की मानंद चलने लगा, जिसमें खुद को वो दरवाजे के पीछे छुपे खड़ा था। एकदम उसके गिर्द तमाम चीज़ों में फ़र्क पैदा होने लगा। सोफे रंग बदलने लगे, दीवारें बेरंग होने लगी। उम्र 15 साल के करीब थी, कद काठ भी ठीक था। वो दरवाजे के पीछे छुपे बाहर से आने वाली आवाज़ों को एक सुई से सुनने में मगन था। हमारे बास को बहाने से बुलवाएंगे, अगर बात मान ली तो ठीक है, वरना फिर वही काम तमाम कर देंगे उसका। बोलने वाली आवाज़ में कुछ खतरनाक महसूस हुआ, जिसे सुने हादी सुल्तान का वजूद पल भर को जामिद हुआ था। बॉस, हमें काफ़ी होशियारी से काम करना होगा, कहीं उसे शक ना हो जाए। ये बात वो अच्छी तरह से पहचान सकता था। क्या तुम मुझे जानते नहीं? मैं कच्चे खेल नहीं खेला करता। हादी ने दरवाजे की ओर से झांका तो उसे उस आदमी की आंखों में चमक दिखी थी। बॉस, फिर मेरे ख्याल से तो हमने वक्त और दिन डिसाइड करना है। सिराज ने उंगलियां वहां फंसाई थी। कर देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? बॉस ने सिगरेट सुलगाई और लबों से लगा ली। सिराज ने सर हिलाते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी की झलक दिखाई दी। वो अच्छे से जानते थे कि दरवाजे के पीछे कौन है। हाल में कदम धरते ही सिराज ने उसका कंधा थपथपाया तो वो आवाज में वापस आने लगा। लबों पर मुस्कुराहट सजाई। मैं जानता था उस वक्त तुम ही होगे, इसीलिए ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हादी की मुस्कुराहट बरकरार रही। सिराज वापस सोफे पर बैठे फिर उसे देखा। तो फिर कब करोगे उस बेचारे के साग को पाश पाश? हादी भी सोफे पर बैठा। आपको मालूम हो जाएगा कल ही। अपनी बात कही और मोबाइल पर बिजी हो गया। सिराज उसे मुस्कुरा कर देखने लगे। समी आरामदेह अंदाज में टांग पर टांग जमाए नीले रंग की शर्ट के साथ तो स्याह पैंट पहने बैठा था, जब उसके दरवाजे पर एक आदमी ने दस्तक दी। ये उसका मखसूस कमरा था जिसमें अक्सर व बेशतर वो पाया जाता था। समी सर, आपको मैडम याद कर रही। समी के माथे पर लकीर उभरी। क्यों? उसके चेहरे पर डर के तासुरात जाग रहे थे। क्या उसकी मैडम को पता चल गया कि वो क्या कर गुजरा है? मुझे नहीं मालूम, बस मैडम ने आपको बुलाने को कहा। समी कुछ पलकों से देखे गया। दिल में कई तरह के ख्याल उभर रहे थे, जिन्हें वह बमुश्किल चेहरे पर हायल होने से बचा रहा था। इस बात में सर हिलाया और खड़ा हो गया। ठीक है, मैं आता हूँ। कुछ पल बाद वो फॉक्सी के सामने था, जो किसी शांत से मलका की तरह अपने तख्त पर बैठी उंगलियां चलाते उसे देख रही थी। उसके साथ कुछ फासले पर उसका दूसरा खादिम हादी सुल्तान सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। समी को न जाने क्यों सांस रुक रुक कर आती महसूस हुई। दिल दम तोड़ने के मुतरादिफ था। फॉक्सी का खौफ ही ऐसा था कि अपने सारे अगले पिछले गुनाह याद आ जाते थे। मैडम, आपने मुझे याद किया था। फॉक्सी अपनी जगह से उठी और उसके गिर चक्कर काटने लगी। तुम्हारे वजूद से मुझे बगावत की बू आ रही है समी। समी ने आंखों का रुख उसकी जानिब किया। कि क्या मतलब है आपकी बात का? मतलब तो बहुत खास है, अगर तुम समझना चाहो तो। वो अभी तक इस तरह चक्कर काट रही थी। समी को माथे पर हल्की नमी का एहसास हुआ। मैं आपकी बात समझा नहीं। आप खुलकर बताएं। फॉक्सी ने तल्ख नजरों से उसे देखा और वापस अपनी निशस्त की जानिब बढ़ी और वहां से मोबाइल उठाकर स्क्रीन समी के सामने कर दी। कदमों के नीचे से जमीन कैसे सिरकती है आज वो अच्छी तरह से जान गया था। उसके सामने वही कुछ हफ्ते पहले वाला मंजर था। चेहरा एकदम तारीख हुआ। फॉक्सी उस चेहरे के उतार चढ़ाव देख महसूस हुई। मछली अपने जाल में फंस चुकी थी। क्या अब भी समझ नहीं आया? समी ने एक नज़र हादी को देखा, फिर उसी पल उसे समझ आ गया कि सारा किया धरा उसी का है, क्योंकि जिस वक्त उसने ये गुनाह किया था वहाँ हादी मौजूद था। मैडम, आप यकीन कैसे कर सकती हैं हर किसी की बात का? उसका जिस्म कँपा रहा था, यूं रासपाश होने से, मगर फिर भी वो डटा रहा। हादी ने गहरी सांस खींची। वह फॉक्सी के जवाब का इंतजार करने लगा। मैंने तुमसे जो पूछा मुझे उसका जवाब चाहिए समी जुल्फ़िकार। वो एक पल को गड़बड़ा गया था। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। आजकल एआई का ज़माना है, इसकी मदद से कुछ भी बनवाया जा सकता है। और मैं इस बात का यकीन क्यों करूं? फॉक्सी सीने पर हाथ बांधे उसे देखती रही। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? लब आपस में पेवस्त की। भरोसा तो मुझे अपने बाप पर भी नहीं। तुम क्या चीज़ हो फिर? समी एकटक उसे देखे गया। उसके जहन में अल्फाज दम तोड़ने लगे। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं? काफ़ी देर सोच विचार के बाद कहा। फॉक्सी मुस्कुरा दी। तुम अच्छी तरह से जानते हो समी, फॉक्सी दूसरे मौके फराम नहीं किया करती। लेकिन चलो ठीक है, सिर्फ एक। शहादत की उंगली उठाई। सिर्फ एक मौका देती हूँ, जिसमें तुम्हें अपने बेगुनाह होने के सारे सबूत यहाँ मेरे हाथ पर रखने हैं। तब मानूंगी मैं कि तुम कितने मासूम हो। समी ने सुस्त रवि से सर इस बात में हिला दी। अब तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भरपूर कोशिश करो। फॉक्सी की बात पर वो अपने अंदर के इज़्तिराब को छुपाते चला गया। उसके जाने के बाद हादी मुखातिब हुआ। अपनी गलती अब ये अपनी गलती छुपाने के लिए या तो बेकार सबूत इकट्ठे करेगा या फिर उस जगह से भागने की कोशिश करेगा। फॉक्सी ने उसकी तरफ देखा। आंखों में जीत जाने की चमक थी। उसे मालूम था कि जीत उसी का मुकद्दर बनेगी। इतना आसान नहीं है यहाँ से निकल जाना। एक बार जिसने फॉक्सी की स्याह दुनिया में कदम रख दिया तो उसका जाना तब मुमकिन होगा जब वो इस दुनिया से कूच कर जाए।
चेहरा पुरसकून था। उसने आंखों में हादी को देखा। तुम इस पर नजर रखोगे हादी? गहरी औकाब जैसी नजर, जैसे अपने शिकार का इंतजार होता है। हादी ने गुलाम की तरह सर झुकाकर सीने पर हाथ रख के झुका। जो आपका हुक्म मलका। फॉक्सी तरजेदा खातूब से खुश होते कमरे से निकल गई। हादी की अगली मंजिल सफेद इमारत थी। आज वो दोनों गार्ड अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे थे, इसीलिए कुछ खामोशी का समा था। चेहरे पर किसी फातह की तरह मुस्कुराहट सजाए वो अंदर आया तो सिराज किसी खास मेहमान के साथ अपने काम में मसरूफ दिखाई दिया। उनके आगे कांच की टेबल पर ट्रे में खाली कप सजे थे। गालिबन उसके आने से कबल चाय की महफिल सजाई गई थी। वो सोफे पर टांग जमाए बैठा था। एक मुलाजिम ने उसके आगे चाय का तैयार कप रखा था। उसी वक्त सिराज के मेहमान उठ खड़े हुए। काफ़ी सालों बाद आपसे मिलकर अच्छा लगा सिराज। मैं उम्मीद करता हूँ कि बॉस से हमारी मुलाकात छुपी रहेगी। सिराज के लबों पर गहरी मुस्कुराहट देखने को मिली। वो अपनी जगह से उठे और उस आदमी की आंखों में आंखें गाड़े कहने लगे, ज़रूर। आदमी ने अपने मतलब का जवाब सुना फिर चल दिया। हादी सिराज को झांकती नज़रों से देखे। ज़रूर कुछ ऐसा था जो उसे छुपाया गया था। ये आदमी यहाँ किस लिए आया था? एब्रो से बाहर की तरफ इशारा किया तो सिराज हंसे। अपने बरसों पुराने नुकसान का हवाला लेकर दुश्मनी करने आया था। सिराज के लबों से मुस्कुराहट जुदा होने का नाम न ले रही थी। क्या मैं इस नुकसान के बारे में जान सकता हूँ? हादी उनकी आंखों में देखे गया जो हूबहू उसकी जैसी थी, स्याह। सिराज ने सोफे पर पड़ा अखबार उठाया और चेहरे के सामने किया। बरसों पुरानी बात है, तुम जानकर क्या करोगे? हादी अपनी जगह से उठा और उनके सामने जा खड़ा हुआ। शायद आप भूल रहे हैं, मगर मैं बताता चलूं कि अगर आपने मुझे नहीं बताया तो रास्ते और भी हैं मंजिल तक पहुंचने के। सिराज ने गहरी सांस खारिज की और अखबार तय करके खड़े हुए। उसका मानना है कि बॉस ने कई साल पहले बहुत बेदर्दी से एक लड़की का रेप किया है। यह आदमी उसी का बाप है। अब वो अपनी बेटी के कातिल को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। चेहरे पर सर्द मेहरी छाई रही। हादी ने कुछ पल सोचा था। वो इतने साल से कहाँ था जो अब याद आ गया? सिराज की तरफ से पुरसोच नजरें गाड़ी। मैंने पूछा था। कहने लगा कि वो परेशानी में मुब्तला था। अब उसने फैसला कर लिया कि वो उस पर अटल। हादी का अंदाज अब भी वही रहा। ध्यान रखिएगा कहीं धोखा ना दे दे। वैसे भी एक खा तो चुके। इसका इशारा समी वाली बात पर था। सिराज हंसे और फिर नफ़ी में सर हिलाने लगे। इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं तुम्हारा बाप। हाँ, इस वक्त मैं गुस्से में था सो हमाकत कर बैठा, लेकिन अब समझ आ गया है। हामी भरी है तो कुछ सोच समझ कर ही भरी होगी। हादी ने दोनों लपीचे और जहन पर उंगली से दस्तक दी। यानी जो मैं समझ रहा हूँ क्या ये दुरुस्त है? आप एक तीर से दो निशाने लगाना चाहते हैं? सवालिया नज़रों से बाप को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। बिल्कुल, हमें जल्द ही ये नेक काम शुरू करना होगा। हम पर ख़ास तौर पर जोर दिया गया तो। हादी खुश हुआ। अब के सिराज के चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट थी, किसी को बर्बाद करने वाली मुस्कुराहट। हादी के लबों ने भी मुस्कुराहट को छुआ था। मेरे पास भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। सिराज खामोशी से उसे देखे गए, जबकि हादी अब पुरजोश था। कल मैंने कहा था ना कि समी की रियाजत पाश पाश कर दूंगा। अब समझे कि ये काम भी कर चुका। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जैसे हाथ से कोई विषय झाड़ रहा हो। सिराज के लब मुस्कुराहट में ढले थे। यानी आहिस्ता आहिस्ता सारे प्यादे अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। ये खेल मजीद दिलचस्प हो गया अब तो। हादी ने पुरजोश अंदाज में इस बात में सर हिलाया। सिराज ने कुछ कहने के लिए लब जुदा किए। एक बात का खास ख्याल रखना है। तुमने अब तुम्हारा ये जो गुस्सा है ना, इसे कंट्रोल में रखना, वरना काम बिगड़ भी सकता है। हाथी उनकी बात कुछ कुछ समझ रहा था। अब वो चुप चुप उनकी बात सुने गया। सिराज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हल्का दबाया था। हमें यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगा है। तुम्हारा ये गुस्सा सब कुछ खराब करने में एक मिनट भी नहीं लगाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ। हादी ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और उनकी आंखों में देखते कहने लगा, आप फिक्र मत करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। हादी ने उनका हाथ थपथपाया और फिर बाहर के दरवाजे से निकल गया था। कराची का मौसम आज काफ़ी गर्म था। इसी मुनासबत से ऑफिस में चारों इतराफ एसी की हल्की हवा ने अपना बसेरा किया हुआ था। एम्प्लॉय सर झुकाए काम में मगन थे। इन सबसे अलग थलग ताबिश हाशिर के कमरे में मौजूद था। उसके चेहरे पर तशवीश छाई हुई थी। दिल अलग धड़कने लगा था। हाथ में गुलाब और वही सुर्ख रंग के गिफ्ट रैपर में कैद एक डब्बा था। वो गुलाब रास्ते से लेकर आया था। वो एक बार फिर अपने किए फैसले पर नज़रसानी करने लगा। क्या वो जल्दबाजी तो नहीं कर रहा? इस तरह की कई सोचें दिमाग में उगती रही। वो एक कदम आगे लेता तो दो कदम खुद ब खुद पीछे हो जाते। कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा, फिर अपना रुख सफ़ा के कमरे की तरफ किया। वो पहुंचा तो सफ़ा सामने ही लैपटॉप खोले काम में मगन थी। दो उंगलियों से दरवाज़ा नॉक किया तो सफ़ा की नज़र उस पर गई। ओह तुम आओ आओ। लबों पर मुस्कुराहट सजाए उसके इस्तकबाल में खड़ी हुई। ताबिश सर झुकाए अंदर आया और हाथ पुश पर मान लिए थे। वो सब चीज़ें सफ़ा की नज़रों से ओझल हो गईं। दोनों बैठ चुके थे मगर फिर भी वो कुछ बोला नहीं। उसका सर अभी झुका हुआ था। सफ़ा को गहरी तशवीश हुई। सब ठीक है ताबिश? उसने सर उठाया और लबों पर जुबान फेरी। सफ़ा उसे देखी गई।
तुम मुझे बता सकते हो किसी बात की परेशानी है? वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। नहीं, सब ठीक है। बस ये बताओ, हिबा का कुछ मालूम हुआ? सफ़ा के चेहरे पर परेशानी ने बसेरा की। ठंडी सांस खींची। कुछ दिन पहले उसे फजर के बारे में सब पता चल चुका था, ताबिश के ज़रिए, मगर हिबा की तलाश अब भी जारी थी। 2 हफ्ते होने को हैं मगर अभी तक कुछ खास मालूमात ना मिल सकी। उसका मोबाइल तक बंद है। ऐसी कोई जगह नहीं बची जिस पर देख ना लिया गया। ताबिश ने पुरसोच नज़रों से उसे देखा। सामान उसने सफ़ा की नज़रों से बचाते अपनी गोद में धरे। हिबा थी तो मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन ना थी। मेरे बगैर कहे बहुत सारे काम कर देती थी, चाहे लोगों की देखभाल करना हो या फिर नए आने वाले को खुशामदीद कहना। वो सब कुछ बगैर जताए करती थी। उसके होने से मुझे बहुत आसानी थी। जब से गायब हुए मेरी ज़िंदगी दरम बरम हो चुकी है। सबा की आंखों में आंसू चमका। ताबिश का दिल चाहा कि वो हाथ बढ़ाकर इस आंसू को पोंछ ले या फिर कुछ तसल्ली के बोल बोले, मगर दिल के हजार बार चाहने के बावजूद वो ना कर सका था, क्योंकि उससे हक नहीं था। मैं उसे बहुत मिस करने लगी। वो थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे लिए कोई है जो बस मेरे साथ ही मुखलिस है, और अब वो नहीं है तो। दो आंसू गिरकर हाथ में जज्ब हुए। ताबिश को किसी दर्द ने आ घेरा। काश इसमें इतनी जसारत होती तो इसे बता सकता कि कोई और भी है जो उसके साथ सारी ज़िंदगी मुखलिस रहने की तमन्ना करता। वो बताना चाहता था कि सारी ज़िंदगी के लिए बस वो इसी का होकर रहना चाहता है। सर झुकाया और कोई तसल्ली देने का इरादा की। मुझे नहीं पता था कि तुम क्या महसूस कर रही हो, मगर मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि उसकी तलाश कुछ वक्त के लिए रोक दो। हो सकता है कि वो मिल जाए। सफ़ा का चेहरा सुर्ख हुआ। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुम ये कहना चाह रहे हो कि हिबा की फ़िक्र तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं हिबा की फ़िक्र करना छोड़ दूँ? ताबिश ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा वो मतलब नहीं, मैं बस। सफ़ा ने हाथ उठाकर उसे अपनी बात मुकम्मल करने से रोका। आंखों में तल्खी नजर आई थी। तुम्हारा जो भी मतलब है अपने पास रखो, मुझे नहीं ज़रूरत इसकी। उसे से जवाब दिया और काम करने लगी। ताबिश खामोशी से उसे देखे गया। तब ये भूरी शर्ट के साथ सफ़ेद पैंट पहने, माथे बाल माथे पर बिखराए लड़के ने दरवाज़ा बजाकर अपनी इत्तला तभी भूरी शर्ट के साथ सफ़ेद पैंट पहने, बाल माथे पर बिखराए लड़के ने दरवाज़ा बजाकर अपनी आमद की इत्तला दी। दोनों ने उसकी जानिब देखा तो उसके हाथ में एक बड़ा सफ़ेद डब्बा था। सफ़ा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और लड़के से आने की वजह पूछी। कम इन पास, सब ठीक है? सफ़ेद जॉकर पहने वो लड़का अंदर आया और डब्बा उसके आगे किया। मैम, ये आपके नाम से पार्सल आया है। सफ़ा ने वो डब्बा उसके हाथ से लिया और पूछा, किसने भेजा है? आंखों में सवाल लिए खोलने से कबल इस लड़के को देखा, फिर डब्बा मेज़ पर धरा। आई डोंट नो मैम, इस बॉक्स पर बस आपका नाम है, किसने भेजा ये नहीं मालूम। वो लड़का हाथ बांधे खड़ा रहा। ऐसे कैसे तुम्हें नहीं मालूम? उसका नाम पूछना चाहिए था। ताबिश का गुस्सा वो उस पर निकाल रही थी। मैम, फहद कुछ कहने ही लगा कि ताबिश ने उसे जाने का इशारा किया। तुम जाओ, हम देख लेंगे। वो लड़का सर हिलाता चला गया। ताबिश ने नज़रें उसकी जानिब की तो सफ़ा परेशान नज़रों से उस डब्बे में से चीज़ें बरामद करने लगी। ऊन आलूद कपड़े, घड़ी और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल की थी। उसको देखते सफ़ा बेदम कुर्सी पर बैठी, पूरे वजूद पर सकता तारी हुआ। कुछ पल खामोशी की नज़र हुआ, फिर लबों पर हाथ रख के धीरे से हिचकियों के साथ रोने लगी। ताबिश ने बैठते बैठे ही मेज से जग उठाकर पानी गिलास में ढीला और फिर हमेशा की तरह गिलास उसके आगे किए, जो सफ़ा ने हाथ बढ़ाकर फेंक दी। गिरने से गिलास चकनाचूर हुआ और कांच चारों तरफ फैल गया। तुम जाओ यहाँ से। जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ताबिश एकटक देखे गया। उसे सफ़ा का लहजा तहकामेज़ लगा, मगर फिर भी चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। तो मुझे खुलकर बताओ, ये चीज़ें किसकी हैं? ताबिश ने अब के आराम से कहा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बताने से क्या मेरे मसले हल हो जाएंगे? सफ़ा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, नहीं ताबिश, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें अपने मसले बताए हैं वो हल होने के बजाय मज़ीद पेचीदा हो गए। उसकी बात पर वो लाजवाब हो। जब से मैंने तुम्हें फॉक्सी के बारे में बताया है तब से वो और मेरे पीछे। ताबिश ने गहरी सांस भरी। देखो, भले मसले हल ना होंगे मगर मैं कोशिश फिर भी करता रहूँगा। सफ़ा ने तल्ख मुस्कुराहट लबों पर तारी की। तुम बस 3-4 महीनों से कोशिश ही किए जा रहे हो, और कुछ तो हो नहीं सकता तुमसे। ताबिश ने सर झुकाया। अब मुझे समझ आ गई है, तुम पुलिस वाले न जाने कितने मजलूम लोगों के साथ यही करते हो। बस इन्हें झूठी तसल्लियाँ ही देते हो, जैसे मुझे तुम देते रहे। ताबिश का चेहरा लट्ठे की माने सफ़ेद हो। तो फिर बताओ कि क्या करूँ मैं ऐसा जिससे तुम्हें यकीन आ जाए मुझ पर? सफ़ा ने एक नज़र डब्बे की तरफ देखा। इस बॉक्सी ने हिबा को कत्ल कर दिया। ताबिश हक्का बक्का सामान को देखने लगा। उसे समझ ना आया कि क्या रद्द-ए-अमल दे। वो पहले इन चीज़ों को देखने लगा, फिर सफ़ा को। उसे यकीन करने में दुश्वारी हुई। अब बताओ, मेरे मसले ख़त्म कर सकते हो? हिबा को वापस ला सकते हो? फॉक्सी को मार सकते हो? उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते हो? सफ़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं ताबिश भी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने क्या करना होता तो कर चुके होते अब तक।
सफ़ा ने उसकी आंखों में देखा। ताबिश, तुम्हारे पास अभी मौका है, सुधर जाओ, इससे पहले कि कुछ बिगड़े। छोड़ दो अपना ये बचपना। उसकी बात पर मुकाबिल बैठे इंसान का दिल गिरचियों में टूटा था। टूटने की आवाज़ वो बखूबी सुन सकता था। तुम्हारी बात का मतलब है सिपा कि तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं अपने काम को लेकर संजीदा नहीं? इन हेजल आंखों में अब तकलीफ थी। बिल्कुल ऐसा ही है, तुम अपने किसी काम को लेकर सीरियस नहीं। ताबिश ने हाथ की मुट्ठी भींची और कुछ गलत कहने से खुद को रोका था। उसका दिल किया वो सबा को कुछ कहे मगर कह न सका। यू नो व्हाट ताबिश, मुझे तुम पर एतबार ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं। तुम शुरू से ही ऐसे हो, लाउबाली से हर चीज़ को आसान समझते हो। तुम समझते हो ये काम आसान है, हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। वो सांस लेने को रुकी थी। आंखों में नमी चमकी। अब जाकर मुझे महसूस होता है कि हाशिर की बातें बिल्कुल सही हैं। वो ये सब पहले कर देता तो शायद कुछ हो सकता था, मगर वो ये सब पहले कह देता तो शायद कुछ हो सकता था, मगर ताबिश ने जोर से आंखें मींची। उसका दिल कर रहा था कि वो सपा का मुंह नोच ले, मगर नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता था। आंखें खोलकर उस चेहरे को देखने की कोशिश की, मगर आंखों में जमा होते आंसुओं ने बस सारा धुंधली कर। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सफा, एक बार मेरा यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम अहम हो मेरे लिए अगर तुम्हारे लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो खुद की बगैर सोचे समझे ले लूंगा। बस तुम यकीन कर लो एक बार। हाथ उठाकर माफ़ी मांगने की कसर रह गई, वरना अंदाज इसी तरह का था। क्या कहा? मोहब्बत? मुस्तैज़ाया हंसी पर दोबारा अपनी बात कही। मुझसे करोगे मोहब्बत? मेरे लिए कुछ करोगे? दोनों के बीच कुछ देर खामोशी रही। सफ़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, तुम मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकते। ये देखो मेरे हाथ। दोनों हाथ उठाकर उसके सामने जोड़े। जान छोड़ दो मेरी। मुझे नफरत होती है तुमसे, सिर्फ ये सोचकर कि तुम्हारी वजह से हिबा की जान गई। अल्लाह पूछे तुम्हें ताबिश, अल्लाह पूछे तुम्हें। तुमसे लाख गुना बेहतर तो हाशिर है, जो कम अज़ कम लोगों को हर्ट नहीं करता। आज मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं इस इंसान से मोहब्बत करती हूँ जो उसके लायक है। ताबिश में अब सिक्कत नहीं रही कुछ भी सुनने की, मगर उसकी मजबूरी थी सब कुछ सुनना। उसे उम्मीद नहीं थी सफ़ा उससे इस हद तक नफरत करती। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि सफ़ा हाशिर को पसंद करती है। मालूम होता तो शायद कभी दिल देने की गलती ना करता, मगर दिल पर किसी का अख्तियार रहा जो उसका रहता। तुम हमेशा से ही ऐसे हो, हर किसी की ज़िंदगी में घुसकर उसे तबाही के दहाने पर ले आते। मेरी कर चुके, अब तुम्हारा अगला शिकार हाशिर है। खुदा का वादा है ताबिश, अब निकल जाओ यहाँ से। और हमारी ज़िंदगी से बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। अब बस ताबिश की बर्दाश्त ख़त्म थी। वो टूटे दिल की कड़छियाँ संभालते खड़ा हुआ, बस एक आखिरी बार इस दुश्मन ने जान की निगाहों में देखा। इतना सब होने और कहने के बाद वो खुद रो रही थी। हालांकि रोना तो उसका बनता था। जिंदगी तो उसकी बर्बाद हुई थी, नुकसान तो इसका हुआ था। इसकी सफा को परवाह नहीं थी। परवाह थी तो फिर खुद की। वो चिल्ला रही थी, उसे जाने का कह रही थी। उसका दिल किया कि इसी वक्त मर जाए, क्योंकि सफा की आंखों में आंसू लाने वाला वही था। हाँ, सब उसी की गलती थी, उसे सजा ज़रूर मिलनी चाहिए। मुट्ठी में गुलाब को भींचा तो कांटा चुभा और खून से गाढ़ी बूंद जमीन पर गिरी थी। तकलीफ भी हुई, मगर इस तकलीफ और दिल की तकलीफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क लगा। अपने साथ लाया हुआ डब्बा उठाया, फिर चला गया। सफ़ा ने गुस्से से कांच की कोई चीज़ उठाई थी और इस तरफ फेंकी जहाँ से वो गया था। वो कमरे से बाहर निकला तो उसे किसी ने रोका था। अरे ताबिश भाई, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? ताबिश ने इस नफ्स की तरफ देखे बगैर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लबों पर सजाई। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? अपने अंदर के दर्द को छुपाया और कुछ लफ्ज़ कहे। इस नफ्स ने सर हिलाया, जैसे ताबिश की बात पर यकीन कर चुका हो। उसने देखा कि अब वो नफ्स कोई सवाल नहीं पूछ रहा, तो अलविदाई कलिमात अदा करते यहाँ से चला गया था। हाशिर और फजर इस वक्त रिहाब सेंटर के गार्डन में नस्त संगी बेंच पर बैठे थे। काफी अरसे बाद उसने वो चेहरा देखा। इस चेहरे को देखते ही चारों तरफ रोशनी खिल उठी थी, जिसे वो अक्सर फरामोश करता था। वो इसे देखते ही मबहूत सा हो गया। उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा था सब भूल गया। याद था तो बस इतना कि आज वो फजर के साथ मौजूद था। उनके इर्द गिर्द सूरजमुखी, गुलाब, चमेली, कंवल, हर तरह के फूल हवा के दोष पर लहरा रहे थे। उनकी भीनी खुशबू ने सारे माहौल को मअतर कर रखा था। खुली फिजा में उड़ते परिंदे इंसानों पर नजर दौड़ाते अपने आप में मस्त मगन थे। सुनहरी किरणें छनकर फजर की आंखों को मजीद सुनहरा बना रही थी। उसकी शहद रंग आंखें जो वक्फा वक्फे से हाशिर के गोद में रखे हाथ पर पड़ रही थी। हाशिर दोनों हाथ आपस में बसाए फजर से मुखातिब हुआ। अब कैसी तबीयत है आपकी? शहद आंखों ने बुरी आंखों में देखा, जिनमें एक जहां पन्हा था। उसे इन आंखों का मफहूम समझ आ रहा था, मगर न जाने क्यों वो जानकर अनजान बन रही। शायद इसकी कुछ खास वजह थी, और वजह थी गुज़िश्ता महीनों से बिगड़ी जिंदगी। क्या कोई ऐसी लड़की को पसंद करना चाहेगा जिसे अपने ही बाप ने बेचा हो? क्या कोई ऐसी लड़की को चाहेगा जिसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक ना हो रहा हो? यकीनन नहीं। फजर ने अपने ख्यालात झटके। जी मैं ठीक हूँ। हाशिर ने हल्के से मुस्कुराकर सूरजमुखी के फूल को छुआ। आपको मेरी तबीयत के बारे में कैसे पता चला? शायद आंखों ने
उसकी देखा देखी में फूलों से नजरें जमाए सवाल पूछा था। इस सवाल पर हाशिर बाज़ाब्ता तौर पर उसे देखने लगा। मुझे सबसे पहले मालूम था, लेकिन कभी इसका जिक्र आपसे नहीं कर सका। फजर ने हैरानी से उसे देखा। क्या हाशिर को सब मालूम था? आखिर किसने बताया? आयरा ने? नहीं, आयरा क्यों बताएगी? ताबिश ने। और यहाँ आकर वो कुछ परेशान हुई थी। हाशिर उसके चेहरे पर पैदा होते सवालात को जान गया था। जब रामिस की मौत हुई थी तब से मुझे मालूम। निगाहों का रुख फूलों की जानिब किया। न जाने क्यों वो फजर को देखने से गुरेज कर रहा था। उनके माबैन कुछ पल खामोशी का राज रहा। तभी हाशिर ने खामोशी को तोड़ना मकसूद समझा था। मैं आपसे एक बात कहूँ? फजर ने सर झुकाया, इस बात में सर हिलाया तो बोला, हाँ, क्या आपने खुद को इस माहौल में एडजस्ट कर लिया? फजर के चेहरे पर डर के तासुरात हायल हुए। ठीक एक मंजर उसकी आंखों के सामने अपने रंग भरने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? उसकी मध्यम चाल चल उसके साथ मध्यम चाल चलती लड़की ने पूछा। वो उसकी थेरेपिस्ट थी। उनके साथ चलती फजर ने आसपास के माहौल पर नजर दौड़ाई तो लोग अपने आप में मसरूफ दिखाई दिए। उसे यहाँ आए 3 दिन होने को थे। आज उसकी फर्स्ट थेरेपी का दिन था। मेरा नाम फजर है। नबीहा को वो लड़की कुछ खामोश मिजाज मालूम हुई। कब से हो यहाँ? वो दोनों रुक कर फासले पर नस बेंच पर बैठ गई थी। 3 दिन हो चुके। नबीहा ने उसे देखा। मुझे लगता है तुम अभी तक एडजस्ट नहीं हो सकी। क्या ऐसा ही है? फजर के चेहरे पर डर जागा था। नजरें सामने खड़े इंसान पर जमी रहीं जिसकी हालत कदरे बिखरी थी। उलझे बाल ऐसा लगता जैसे साल हो चुके कंघी किए हुए। जामनी पड़े होंठ, आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के। वो इस लड़की की हर हरकत को अच्छे से देख रही थी। मुझे वो चाहिए। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वो लड़की अपने साथ खड़ी औरत पर चीख रही थी। फजर ने डर के मारे आहिस्ता से सर नबीहा की तरफ किया। मुझे इस माहौल से डर लग रहा। मैं चाहकर भी खुद को। उसे बहुत हिम्मत दरकार थी अपने अल्फाज अदा करने के लिए। नबीहा मुस्कुराई, उसके हाथ पर हाथ रखा और अपनी जगह से उठकर उसके सामने घुटनों के बल बैठे। इस तरह बैठे वो मंजर छुप गया था। फजर कुछ संभली। डोंट वरी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूँ यहाँ। कुछ देर खामोशी में पंजे गाड़े, फिर बिदक कर भाग गई। मुझे जानना है तुम्हारे साथ क्या हुआ था। क्या तुम बताओगी? नबीहा के चेहरे पर अपनायत थी। फजर को वो चेहरा देख आयरा बुरी तरह से याद आई। शायद आंखें बंद हुई तो गुजरा वक्त बंद आंखों के पीछे समाने लगा। मेरे साथ जो भी हुआ सब बाबा की वजह से हुआ। कोई शोर सा था जो दोनों के बीच सुनाई देने लगा। फजर के लब हिलते रहे। दूर जाते लोग इन दोनों की अब आपस में गुफ्तगू शनीद करते देख सकते थे। मंजर आंखों से छटा तो वो हाल में दाखिल हुई। हाशिर को इसका जवाब मिल चुका था, मगर वो फिर भी फजर के मुंह से सुनकर तस्दीक करना चाहता था। मुझे इस माहौल से कभी कभार डर लगता है। यहाँ जब मैं इन मरीजों की हालत देखती हूँ तो मेरे अंदर एक खौफ पैदा होता है। मुझे लगता है कि जल्द या बदेर मैं मर जाऊंगी। फजर की आखिरी बात पर हाशिर को लगा जैसे उसका दिल किसी ने भारी छुरी से 2 हिस्सों में काट दिया। मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, यहाँ की आदी होती जा रही। साथ साथ मैं खुद को ये भी तलकीन करती जा रही हूँ कि कैसे भी करके मुझे अपनी इस आदत को ख़त्म करना है और यहाँ जल्द से जल्द निकलना है। हाशिर ने उसके जवाब पर खुद को हल्का फुल्का महसूस किया। इंशाल्लाह जल्द आपको यहाँ से ले जाऊँगा, पर आपको मजबूत होना होगा फजर, अपने लिए, सबके लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए। फजर लम्हे भर को चौंकी। वो ढके छुपे लफ्ज़ों में कुछ अयां करना चाह रहा था। फजर समझते हुए भी ना समझ रही थी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हर मोड़ पर आपकी मदद करने को दिलो जान से तैयार। लम्हे भर को बुरी आंखों और शहद आंखों का मिलाप हुआ। बुरी आंखों में शहद आंखों वाले की लिए चमक थी, उसे पाने की चमक। और एक आखिरी बात, आपने ख्याल रखना है, अपने लिए नहीं, हम सबके लिए। वह हम पर जोर देते और अपनी बात बाबर करवाता अलविदाई नज़रों से उसे देखता उठा था और फिर एक सवाल याद पड़ने पर पूछा, क्या अब हम दोस्त हैं? उसके सवाल पर फजर लम्हे भर को सोच में पड़ गई, फिर मुस्कुरा दी। उसे अपने अंदाज में जवाब दिया और फिर खड़ी हुई। हाशिर का दिल फजर का जवाब मुस्कुराहट की शक्ल में देखकर शादाब हूँ। लबों पर मीठा तबस्सुम सजाए इस बात में सर हिलाते रुखसत हुआ। रात की रानी ने सूरज के पीछे धकेला तो वो गुस्सा होते हुए अपनी जगह छोड़ चला गया। अगले दिन आने के लिए घड़ी रात की 10 बजा रही थी। ताबिश घर आया तो उसका हाल बेहाल था। बिखरे बाल, सुर्ख होती आंखें, वो बेमकसद सड़कों पर घूमते अब लौटा था। बगैर किसी से मिले अपने कमरे में जाना चाहता था। उसी वक्त अकब से माहरूफ की आवाज़ आई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आयरा भी उनके साथ बैठी थी। मारूफ की तबीयत कुछ नासाज थी तो उसने आयरा को भी रोक लिया था। कहाँ है मेरी बहू? आई नहीं तुम्हारे साथ? मारूफ ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए। ताबिश अफसरदा अंदाज में मुस्कुरा दी। अम्मा मजाक था। मारूफ के लब हल्के मुस्कुराहट में ढले। उन्होंने अभी तक ताबिश के बिगड़े सरापे को गौर से नहीं देखा था। मुझे मालूम था, इसीलिए ज़्यादा तवज्जो नहीं थी तुम्हारी बात पर। ताबिश ने इस बार फिर उसी अंदाज में मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। इस दौरान आयरा बहुत ज़ोर से उसके चेहरे पर निगाहें गाड़े बैठी थी। अम्मा, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, मेरे सर में दर्द है। मारूफ परेशान हो गई।
کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ چہرے پر فکر مندی سجائی، ہاتھ پیشانی پر رکھ کر بخار دیکھنا چاہا۔ شکر ہے نہیں تھا۔ پرسکون سانس بھری تھی۔ جی، بس تھوڑا سا سر درد۔ آج میرے پاس بہت کام تھا اسی لیے۔ معروف کے بجائے جواب آئرہ نے دیا جو اس کی طرف آئی تھی۔ یہ گولی کھا لو، ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی تو تابش نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ پیکٹ اٹھا لیا تھا۔ شکریہ۔ معروف نے سوچتی نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ ان کے ذہن میں کچھ لائے عمل تیار تھا۔ وہ گولی لے کر چلا گیا تو آئرہ سوچوں میں گم اسے زیادہ دیکھنے لگی۔ اسے نہ جانے کیوں کچھ غلط محسوس ہوا۔ اسے اپنے کمرے میں آئے گھنٹہ ہونے کو تھا مگر نیند اب بھی آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا کیے ویسے ہی بیٹھا تھا جب اس کے برابر میں رکھا فون بجنے لگا۔ موبائل پر نظر پڑتے کچھ دیر دیکھا اور پھر خاموشی سے کال اٹھا لی تھی۔ السلام علیکم، ہلکی آواز میں بولنے کے لیے پہل آئرہ نے کی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اتنی آواز میں جواب دیا کہ وہ خود بھی ٹھیک سے نہیں سن سکا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ تشویش تھی۔ ہاں بس ٹھیک ہے، مجھے کیا ہونا؟ تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ تابش، خیریت تو ہے نا؟ مجھے کچھ غلط محسوس ہو رہا۔ تابش نے آنکھیں موندی تو اسی وقت دشمن جان کا چہرہ پوری آب و تاب سے چمکنے لگا اور وہی سب اس کے ذہن پر نقش ہوا۔ تکلیف ایک نئے سرے سے ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کانوں میں ابھی وہ لفظ سنائی دیے۔ کان پر ہاتھ رکھے آنکھیں مودے دبی دبی آواز میں جواب دی۔ محبت جیسا گناہ کر بیٹھا ہوں کسی سے جس کی سزا مل رہی ہے۔ آئرہ پوری طرح مجسم میں سماعت بنی۔ تابش نے ہمت جمع کرتے تکلیف دہ الفاظ کہے تھے۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں ہمیشہ منہ کی کھائی جانتے بوجھتے سمندر میں غوطہ لگا دیتا جس کا انجام دردناک ہے۔ معلوم ہے کہ محبتیں میرے لیے بنی نہیں مگر پھر بھی بغیر سوچے سمجھے کر بیٹھا۔ جان کا عذاب بن چکی ہے یہ محبت۔ کسی دن لگتا ہے کہ ہاتھ دھو بیٹھوں گا اس بلا کی وجہ سے۔ آنسو تواتر برسنے لگے۔ وہ اس وقت کہیں اور تھا اسی لیے جان نہ سکا کہ انجانے میں وہ اپنی تکلیفوں کا اشتہار لگا چکا ہے۔ جب تابش کی طرف سے خاموشی چھائی تو آئرہ بولی تھی، محبت کرنا گناہ نہیں ہے، یہ تو کسی بھی وقت کسی بھی انسان سے ہو جاتی ہے۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اپنے آپ کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ اصل گناہ گار تو وہ ہے جس نے تمہاری محبت کو تسلیم ہی نہیں کیا، اس کی قدر نہیں کی۔ تابش پل بھر کے لیے اپنی تمام تکلیفیں بھول گیا۔ اسے یہ تک بھول گیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ آئرہ کی آواز موبائل سے نکل کر کمرے میں گونجی تھی۔ ہاں تابش، اس میں سب اسی کا قصور ہے۔ وہ چاہتی تو تمہیں روک بھی سکتی تھی مگر یہ اس نے نہیں کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ دونوں کے بیچ انجانی خاموشی نے پہرا دیا۔ کیونکہ وہ کسی ایسے شخص کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہے جو اسے دیکھتا بھی نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ دیکھتا ہو مگر بات کرنے سے گریز کرتا ہو۔ مگر وہ لڑکی بھی پھر اسی طرح چاہتی تھی۔ تابش کے ذہن میں وہی دن آ سمایا جب صفا حاشر کے برابر کھڑی ہوئی تھی اور تبھی اس نے حاشر کے چہرے پر عجیب تاثرات دیکھے۔ وہ خاموش رہا۔ آئرہ اب بولنے لگی تھی۔ تم جس سے محبت کرتے ہو وہ کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھ سکتی جب تک وہ خود نہ چاہے۔ اس نے بغیر کچھ کہے فون کاٹ دیا۔ کانوں میں اب بھی وہ الفاظ گونج رہے تھے۔ آئرہ کا شمار اس مخلص دوست کی فہرست میں ہو رہا تھا جو اپنے دوست کی بلا اشتہار مدد کرتے ہیں۔ ایک بار پھر کمرے میں وہ اور اس کی تنہائی تھی۔ منظر ہے کراچی کے مشہور سمندر کا جہاں وہ اپنے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے گیلی ریت پر چلتے پاؤں کی چھاپ بنا رہا تھا۔ گہری لہریں اس کے پاؤں کو چھو کر دور جا رہی تھیں واپس آنے کے لیے۔ وہ اس جہان میں نہ لگتا تھا اسی لیے اسے معلوم نہ ہو سکا کہ آسمان پر پرندے اپنی مستی میں مگن تھے۔ اس فکر سے یکسر فراموش کہ زمین پر ایک انسان ایسا بھی ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اپنے وہ بھی کسی انتہائی اپنے کی وجہ سے۔ وہ جو اسے نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ ہیزل آنکھوں میں ایک درد پنہاں تھا جس کا علم بس اسے ہی تھا، اور یہ درد بھی اسی لڑکی کا دیا ہوا تھا جو اس کی جان تھی، جس میں اس کی جان بسا کرتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو بھولنا چاہتا تھا لیکن یہ اس کے لیے ایسا تھا جیسے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنا۔ اس کی سماعت میں وہی تکلیف دہ الفاظ گونج رہے تھے جنہیں وہ باوجود کوشش کے بھی جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ یو نو وٹ تابش، مجھے تم پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ تم اس کے لائق ہی نہیں۔ اس نے کان پر سختی سے ہاتھ جمائے اور آنکھیں بند کرتے بڑبڑانے لگا۔ بس کرو، خدا کے لیے بس کرو، میں اور نہیں سن سکتا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے کان سے خون سے گاڑھا مائع ٹپک پڑے گا۔ آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے ہی دو میاں بیوی ہاتھ میں ہاتھ دیے آپس میں گفت و شنید کرتے گزر گئے۔ ان کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی پا چکے ہیں۔ اس کی بھی ایک خواہش تھی کہ کبھی وہ بھی اس طرح صفا کا ہاتھ تھامے بغیر کسی رکاوٹ کے تعمر چلتا رہے، لیکن شاید لگتا تھا کہ یہ سب اس کی تقدیر میں ہونا مقدر نہیں۔ وہ ان دونوں کو پیچھے چھوڑ آگے بڑھنے لگا۔ پاؤں کے تلووں پر کوئی چبھن محسوس ہوئی تبھی وہ فراموش کیے چلتا رہا۔ یہ چبھن اس چبھن سے یکسر مختلف تھی جو اس وقت اس کے دل میں ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک بات گھومی تو اپنے قدم روکے اور پھر
रुख लहरों की तरफ करते बड़बड़ाने लगा। आज अगर मेरी जगह हाशिर होता तो वो ये सब सफ़ा से कहता, तो शायद वो बिला झिझक बगैर सोचे समझे हाँ कह देती, क्योंकि उसने मेरे सामने एतराफ़ किया कि वो हाशिर को पसंद करती। शायद पसंद एक छोटा सा लफ्ज़ है, वो उससे मोहब्बत करती है। ये उसने खुद से कभी नहीं कहा, पर चेहरे पर तो सब कुछ लिखा होता है, खासकर उन चेहरों पर जिसे देखते ही आपकी दुनिया बदल जाती है। वो तीनों साथ साथ यूनिवर्सिटी के गार्डन में बनी घास पर बगैर जूतों के चल रहे थे। गर्मी काफ़ी थी, जिसकी वजह से माथे पर पसीना आया था। तीनों ने कंधे पर बैग लटका रखा था। सफ़ा हाथ में ऑरेंज जूस पकड़े चल रही थी। कुछ सोचकर जूस हाशिर की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखते उसने फौरन से नफ़ी में सर हिला दिया। सफ़ा के होठों पर तकलीफ दे मुस्कुराहट पैदा हुई। उसने सर हिलाते हाथ नीचे किया और फिर पास पड़े कच्चे दान में वो जूस फेंक दिया था। ताबिश की नज़रों ने वो मंजर देखा तो कुछ तकलीफ महसूस हुई। वो सर झटकता उनके साथ चलता रहा। मैं हाशिर नहीं, इसीलिए मोहब्बत में भी मुंह की खाने को मिल रही। मोहब्बत जैसा एहसास कभी भी मेरे लिए नहीं बना, क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो हमेशा मुझसे दूर चला जाता है। शायद ये मेरे लिए आजमाइश है जिन्हें मैंने सारी ज़िंदगी भुगतना है। हाशिर खुशकिस्मत है कि उसे उसकी मोहब्बत बस मिलने वाली है। मैं अपने दोस्त की इसमें मदद करूंगा। मैं नहीं चाहता जो तकलीफ मुझे हो रही है वो मेरे दोस्त को भी। मंजर ऑफिस का है। तीनों उस वक्त मीटिंग से फारिग होकर हाशिर के कमरे में जमा थे। हाशिर ने हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा ब्लैक कॉफ़ी मंगवाई थी, लेकिन एक लड़के की वजह से आज नहीं मिल सकी। सबा उस पर बरस रही थी कि उसके अंदाज से मालूम हो रहा था कि लड़के ने कोई गुनाह कबीरा कर दिया। वो बेचारा सर झुकाए उसकी बातें सुनता रहा। हाशिर ने उसे रोकने की कई बार कोशिश की, मगर वो ना रुकी। ताबिश के पूरे वजूद में तकलीफ एक बार फिर सर पकड़ने लगी, मगर वो आज भी नज़रअंदाज किए रहा। मैं कौन होता हूँ सफ़ा से मोहब्बत की उम्मीद लगाने वाला? उसने तो कभी भी मुझे कोई उम्मीद नहीं दिलाई। वो तो हमेशा ही मुझसे दूर रही। मुझे ही थी उससे उम्मीदें, मोहब्बत और चाहत की। कहते हैं ना कि किसी से भी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। अगर वो उम्मीदों पर पूरा ना उतरे तो तकलीफ होती है। आज मुझे लगता है कि जिसने भी ये कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। बहुत तकलीफ हो रही है, इतनी कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं मर जाऊं। पर मैं मर नहीं सकता। मुझे जीना होगा, अपनी माँ के लिए, अपने दोस्त के लिए मुझे जीना होगा। वो गीली रेत पर घुटनों के बल बैठा। अभी अंदर कहीं दिल में एक मोहम से उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ पल ऐसे ही रहा। कहते हैं कि मोहब्बत का आखिरी मरहला होता है उसे जाने देना, दरगुजर कर देना, उसे हमेशा के लिए खुद से जुदा कर देना। लो आज मैं भी कर देता हूँ सफ़ा को खुद से दूर। जाओ सफ़ा, जाने दिया तुम्हें भी। पर मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे ऊपर जब भी कोई मुसीबत आएगी ताबिश अभी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सूरज की किरणें उसकी हेजल आंखों में पड़ी तो उनमें नमी महसूस हुई थी। ताबिश ने अपने गाल पर कुछ गीला सा महसूस किया और तल्ख अंदाज में हंसते सीधा और आगे बढ़ गया था। हल्की हल्की खुन हवाओं ने चारों ओर बसेरा किया। सूरज ने अपने सीने से बादलों को लगाए रखा। आसमान में मौजूद परिंदों ने नीचे नजर की तो लोग अपने ही कामों में मगन थे। इनमें से एक वो भी नजर आया जो अभी अभी यहाँ पहुंचा था। गाड़ी से निकलता वो, जिसके स्याह यूनिफॉर्म में 3 तमगे थे, जिसने उसकी चाल में मजीद रोब बढ़ा रखा था। बाल माथे पर बिखराए, हाथ में सफ़ेद फाइल थामे, जिसके सरबग पर कुछ लिखा नजर आया था। थाने के अंदर कदम जमाए तो वो कुछ हैरान हुआ। अंदर फैली अफरा तफरी को देखे, पास से गुजरते एक एहलकार को रोककर पूछा, सब ठीक है? क्या हुआ है? माथे पर तेवरी चढ़ाई, एहलकार ने सर झुकाया, फिर तूग निकलते कहा, सर आज फिर किसी की जिंदगी खतरे में है। उसकी बात सुनते लम्हे भर को महसूस हुआ कि जैसे जमीन उसके कदमों से सिरक गई। चेहरे पर एकदम तनाव बरपा हुआ। आज फिर वही सब दोहराया जाने वाला था। आज फिर कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी। आज फिर कई लड़कियों की इज़्ज़त पामाल होने वाली थी। लेकिन अब नहीं, अब बस बहुत हुआ। एकदम उसे महसूस हुआ जैसे वजूद में कोई ताकत आ बसी। उसने अपने कदम बाहर की जानिब किए, जब किसी ने अपने उसे पीछे से पुकारा था, रुको ताबिश। वो रुका, फिर पीछे मुड़कर देखा तो एस एच ओ वो रुका फिर पीछे मुड़कर देखा तो एसएचओ सीने पर हाथ बांधे उसी की तरफ आ रहे थे। ताबिश ने उन्हें सैल्यूट पेश किया, फिर अपने साथ खड़े एहलकार को देखा। तो मोबाइल तैयार करवाओ, मैं आता हूँ। वो सर हिलाते हुक्म बजा लाते वहां से चला गया। अब ताबिश खामोशी से खड़ा एसएचओ को देखने लगा, जो कुछ कदम के फासले पर रुक गए थे। तुम नहीं जाओगे? वो हैरान सा उन्हें तके गया। सर क्या मतलब है आपकी बात का? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आंखें छोटी किए वो उनके जवाब का मुंतजिर रहा। उसके सामने अब भी हाथ बांधे खड़े थे। तुम्हें समझना होगा, क्योंकि यही बेहतर है। तुम जिस केस की तकलीफ कर रहे हो वो बेकार है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इसीलिए बेहतर है कि इस केस को यहीं बंद कर दो। दाविश लब बेबस किए मुझे नीचे खड़ा रहा। आज वो एसएचओ के अंदर कुछ बदलाव महसूस कर रहा था। बदलाव भी वो जो रिश्वतखोरों के चेहरे पर पाया जाता है। एसएचओ बगौर उसके तासुरात का मुताला करते रहे। मगर सर, अगर हम इस केस को क्लोज कर देंगे तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी।
ताबिश ने आपके तामुल मिजाजी का मुजाहरा करना चाहा था, मगर सामने वाला नहीं चाहता था। एसएचओ हंसने लगा। इस बात की फिक्र करना छोड़ दो, बस ये केस यहीं बंद करो आज। अपनी बात कहते वो जाने लगे जब ताबिश बोला, सॉरी सर, मगर ये इस ज़िंदगी में मुमकिन नहीं। अगर आज हमने ये केस क्लोज कर दिया तो बहुत जल्द सब बहुत कुछ बिगड़ सकता है, जो कि मैं कतई नहीं चाहता। एसएचओ उजागर कुरैशी मुड़े और फिर उसकी आंखों में देखते कहने लगे, तुम जानते भी हो कि तुम्हारी इस हरकत और हठधर्मी से तुम्हारी जान जा सकती है। ताबिश मुस्कुराया। उसके होठों पर अब पुरसकून मुस्कुराहट थी। जान की परवाह वैसे भी नहीं सर, ये तो आनी जानी चीज़ है। इसके लिए क्या डरना? अगर हम जान के खौफ से दबक कर बैठ जाएंगे तो फिर इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं हो सकते। एसएचओ सागर ने दाएं बाएं देखा, फिर कहा, तुम जैसी हस्ती का केस तुम जिस हस्ती का केस फॉलो कर रहे हो वो बहुत ताकत रखती है। कब तुम्हारा काम बिगाड़ दे तुम सोच भी नहीं सकते। ताबिश ने चमकती आंखों से उन्हें देखा। कोई बात नहीं, शायद ये लोग भूल चुके हैं कि इनके ऊपर एक और हस्ती है जिसके पास इनसे भी ज़्यादा ताकत है। वो चाहे तो दिन को रात और रात को दिन में भी बदल सकता है। इसीलिए सर आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह हम फतेहयाब होंगे। और उन्हें दोबारा सैल्यूट करते यहाँ से चला गया। सागर कुरैशी के हाथ में अब मोबाइल था जिस पर बॉस नामी इंसान की कॉल ऑन थी। ताबिश को सही महसूस हुआ, यहाँ रिश्वत की जीत और ईमानदारी हार गई थी। गाड़ी अब अपनी मंजिल की तरफ रवां थी। फ्रंट सीट पर वो बैठा था। लबों पर धीमी मुस्कुराहट लिए उसकी नजरें शीशे के पीछे उभरते मंजर पर जमी थी। माँ बाप हमेशा ठीक कहा करते थे, रिश्वत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। आज मुझे शिद्दत से इस बात का अंदाजा हो चुका है। मैंने उस इंसान को रिश्वत में डूबा देखा है जो हमेशा ईमानदारी का दर्स दिया करता था। उसकी मंजिल आ चुकी थी। आज पहली बार वो यहाँ पहुंचकर कुछ अलग महसूस कर रहा था, वो जो हर मुहिब वतन पाकिस्तानी महसूस करता है। आज सफ़ेद इमारत में माहौल कुछ हैबतनाक दिखाई दे रहा था। वजह कुछ देर पहले मौसूल होने वाली एसएचओ की कॉल थी जिसने सबका सुकून कुछ लम्हे के लिए ही सही मगर बर्बाद कर दिया था। कमरे में कुल 4 नफ्स थे, हादी, सिराज, बॉस और वो जो इन सबकी गुज़िश्ता कई सालों से मलका थी। इन सब की नज़र उसी पर थी जिसके चेहरे पर गुस्से भरे तासुरात थे। बॉस सोफे की हद पर कोनी टिकाए मुट्ठी लबों से लगाए कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बड़ी बेदर्दी से उनकी बात रद्द कर रही थी। आपको समझ जाना चाहिए, अब हमें इसकी ज़िंदगी तमाम कर देनी चाहिए। वो ज़बाक अंदाज अपनाए बॉस को देख रही थी। हाथ जोर से मुट्ठी में हाथ जोर से मुट्ठी में नीचे अपने इश्तियाल को कम करने की कोशिश करने लगी जो बढ़ता ही जा रहा था। बॉस ने गहरी सांस भरी, लबों से मुट्ठी हटाई और फिर काट डाट नज़रों से उसे देखने लगे। तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि उसकी मौत से हम पर और हमारे कारोबार पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। बहुत मुश्किलों से मैंने इस कारोबार को खड़ा किया है। तुम्हारी जल्दबाजी की बदौलत मैं उसे गंवा नहीं सकता। लहजा आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगा। उनके साथ फासले पर बैठे सिराज ने उन्हें ज़्यादा जज्बाती होने से रोका था। फॉक्सी को उनकी बात पसंद नहीं आई थी। पिछले दिनों तुम जो जो करती आ रही हो सब उसके इल्म में है। वो कोई आम पुलिस ऑफिसर नहीं जिसे दो चार पैसा खिलाकर खामोश करवा दें। वो अरबाज इल्वी का बेटा है, काम भी उसी की तरह करता होगा। सिराज ने इस बात में फ़ोन हिलाते सिराज ने इस बात में सर हिलाते फॉक्सी को देखा जो अब दाएं बाएं चल रही थी, अपना गुस्सा कम करने की गर्ज से। आज एक बार फिर वो इंसान सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ था। बॉस की बात एकदम दुरुस्त है, हमें हर कदम फूंक फूंक कर जमाना होगा। फॉक्सी रुकी और चीखते इन तीनों को देखने लगी। फॉक्सी हमेशा से अपनी मर्जी करती आई है और आज भी अपनी मर्जी करेगी। बॉस अपनी जगह से उठे और उनके सामने खड़े हुए आंखों में सर तासुर लिए वो उसे देखे घूमने लगे। वो तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि वो सब दोहराने के लिए जो मैंने कई साल कबल तुम्हारे साथ किया था। फॉक्सी के लबों पर तल मुस्कुराहट रिंगी थी। इसके अलावा आता भी क्या है आपको? मासूम लोगों पर तशद्दुद करना बहुत पसंद है आपको? बॉस की आंखें एकदम सुर्ख हुईं। इससे कबल वो कोई रद्दमल जाहिर करते इस पूरी बहस में हादी ने बोलने की पहल की। मैडम अपनी जगह दुरुस्त हैं, वो जो कह रही हैं वो भी दुरुस्त है, मगर सिराज उसकी बात पर हैरान नज़रों से उसे देखे गए। इन नज़रों में तंबीह भी थी, मगर हादी नज़रअंदाज किए बॉस और फॉक्सी को देखने लगा जो आमने सामने खड़े थे। फॉक्सी के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी, आंखों में कुछ फरकने वाला तासुर था, जबकि बॉस खामोशी से उसकी बात सुनने लगे। उन्हें ये कलकाया लड़का पसंद नहीं था, मगर मजबूरी थी जिसकी वजह से वो चुप थे। हादी ने फॉक्सी को देखा, फिर सर झुका दिया। मुझे नहीं लगता कि हमें इसे मारने में इतनी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका कोई कारिंदा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। सर उठाया और सबको देखा। वो तीनों समझ गए कि हादी किसका नाम लेने वाला है। मैं समी की बात कर रहा हूँ। इसकी सी आंखों में चमक थी, लबों पर मुस्कान सजाए वो कहने लगा, समी इतना दूध का धुला है नहीं जितना लगता है। उस दिन उसने उस लड़की को बचाकर साबित कर दिया कि वो उनके साथ मुलविस है, लेकिन वो सब करके उसे अपनी ही जान जोखों में क्यों डाली? बोलने वाली सिराज की आवाज़। हादी ने मुस्कुराहट से लबरेज लहजे में कहा,
शायद وہ اپنا عمل نامہ سدھارنے کے لیے کر رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس قتل کا اعتراف بھی کر چکا ہو، مگر یہ بس میری کیا سرائیاں ہیں اور کچھ نہیں۔ سانس بھری اور پھر دوبارہ کسی عقلمند انسان کی طرح بات ان تینوں کے گوش گزار کی تھی۔ سو بیک ٹو دی پوائنٹ، ہمیں میڈم کی بات پر عمل کر کے تابش کو مارنا ہوگا، مگر ابھی نہیں، کیونکہ ابھی اس سب کا وقت نہیں۔ ہمیں کسی درست وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آخری بات فاکسی کی آنکھوں میں دیکھتے کہی۔ فاکسی نے سینے پر ہاتھ باندھے اور ابرو سیدھے کرتے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ اور بقول تمہارے وہ درست وقت کب ہوگا یہ بھی بتا دو۔ ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس کی تاب نہ لاتے ہادی نے نظریں گھما دی۔ وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، چاہے 1 مہینے بعد، 5 مہینے بعد یا پھر سال بعد۔ فاکسی اس کی بات پر متفق ہوئی، لبوں سے گہری سانس خارج کی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، تمہاری بات پر عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن انگلی اٹھا کر اسے باور کروا دیا۔ اگر مجھے کبھی ایسا محسوس ہوا کہ کھیل اب میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے تو میں دیر نہیں کروں گی اس کی جان لینے میں۔ ہادی نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ سب کو گھورتی اپنے کمرے میں گم ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد باس ہادی سے مخاطب ہوئی، تم نے اس بات کو حقیقت میں ڈھالنا ہے کہ اس پولیس والے کو ابھی کچھ نہ ہو، سمجھے؟ مجھے وہ فی الحال زندہ چاہیے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ بھی یہاں سے چلے گئے۔ اب لاؤنج میں بس دونوں باپ بیٹا رہ گئے تھے۔ سراج صوفے سے اٹھے اور اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہادی خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ خبردار جو تم نے میرے حکم کے بغیر ان باپ بیٹی کا کوئی بھی کام کیا، سمجھے؟ ہادی ان کی بات پر کہکا لگاتے صوفے پر کسی بادشاہ کی شان سے بیٹھا۔ میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، مجھے جس کام سے روکیں گے وہی کام زور و شور سے کروں گا۔ آنکھوں میں ایک خاص قسم کا چیلنج تھا۔ سراج لب بے بس کیے دھیمی آواز میں گرجے تھے، تم نے اگر میرا کام بگاڑنے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ انگلی اٹھائے غصے سے اس کی طرف آئے تھے۔ ہادی مسکرا دیا، شوق سے کاٹیے گا بابا جان، ایک حرف بھی نہیں کہوں گا، لیکن ایک شرط پر، مجھے اپنے اس گھناؤنے کھیل میں شریک دار ضرور بنائیں، تب۔ اور اگر میری آفر کو رد کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ اچھے سے جانتے ہیں اپنے لختے جگر کو۔ دونوں باپ بیٹی کی طرح وہ بھی اس لاؤنج سے چلا گیا۔ پیچھے کھڑے سراج بس گہری سوچوں میں گم رہے۔ 5 ماہ بعد، کئی سورج طلوع ہوئے، کئی غروب ہوئے۔ وقت اپنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا تھا، کیونکہ اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ وہ پہلے کسی کے لیے رکا ہے جو اب رکتا نہیں۔ وقت نے ہمیشہ اپنی کی ہے اور اپنی ہی کرتا آئے گا۔ نہ وہ رکا ہے نہ ہی کبھی رکے گا۔ اسی طرح فجر کے ساتھ زندگی نے جو بھی کیا، اس کو بیتے 5 ماہ کا عرصہ ہونے لگا۔ سیاہ آسمان نے زمین پر رہنے والوں کو بارش کے پانی سے نہلا دیا تھا۔ ماحول میں ہلکی سی نمی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں موسم کو مد نظر رکھتے وہ دونوں چھتری تلے رامز کی قبر کے قریب کھڑی تھیں۔ فجر ریحاب سینٹر سے رہائی پاتے ہی قبرستان آئی تھی۔ پہلے کی بنسبت آج چہرہ تھوڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ شاید آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بھی کم تھے۔ چال ڈھال میں کوئی لڑکڑاہٹ نہ تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ رامز کی قبر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کئی سارے ایسے مناظر تھے جو اس کی آنکھوں سے گزرنے لگے۔ آئرہ نے اس کی تکلیف کو مد نظر رکھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ فجر نے اس کا ہاتھ تھاما، ڈبڈبائی آنکھوں سے قبر کو دیکھا۔ آج میرے بیٹے کو مجھ سے جدا ہوئے 5 مہینے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں جو دعویٰ کرتی تھی اپنے بیٹے کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکوں گی، کتنی غلط تھی۔ آج 5 مہینے گزار آئیں، وہ بھی اوپر بیٹھا ہنستا ہوگا مجھ پر۔ آئرہ نے اس کے کندھے پر دباؤ بڑھایا۔ فجر نے اوپری لب کو نچلے لب سے دبا کر آنسو روکنے کی کوشش کی، مگر یہ اس کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ غم ہی ایسا تھا جس پر صبر کرنا بڑا دشوار گزار ہو رہا تھا۔ آپ کی اس طرح رونے سے وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے، آئرہ کے بجائے کسی اور نے کہا۔ دونوں نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو سامنے سے تابش برساتی رنگ کی شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ آئرہ سیدھی ہوئی اور پھر فجر آنسو پوچھتے مسکراتے ہوئے اس کی طرف آئی تھی۔ خوش اسلوبی سے سلام کیا، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ تابش سر؟ آئرہ بھی دونوں کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں فجر؟ تابش نے مسکرا کر کہا۔ فجر کو اس مسکراہٹ میں کچھ کھوکھلا پن ظاہر ہوا تھا، مگر کیا وہ جاننے سے قاصر تھی؟ اس کی آنکھوں میں کچھ ویرانی سی تھی، جیسے ان آنکھوں کی روشنی کسی نے چھین لی ہو۔ وہ بھی اسی کے انداز میں سنبھل کر مسکرانے لگی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ ان کے بیچ طویل خاموشی کا دورانیہ بلندیوں کو چھونے لگا۔ تبھی آئرہ نے ان کی توجہ اپنی جانب مرکوز کروائی۔ سارا وقت ہم یہیں کھڑے رہیں گے، جانا نہیں ہے کیا؟ لہجے میں حیرانی تھی۔ اوہ ہاں چلو۔ فجر نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تینوں ایک قدم کی دوری پر ساتھ ساتھ تھے۔ تبھی تابش کے ذہن میں ایک سوال کنندہ ہوا، تو کیسے رہے آپ کے یہ 5 ماہ؟ فجر نے آسودگی اپنائے چلتے کہا، کم از کم ان گزرے دنوں سے تو 1000 گنا بہتر تھے۔ اس کی آواز میں اداسی چھائی تھی۔ آئرہ نے اس کی طرف ترہم نظروں سے دیکھا۔ فجر کی اس مختصر سی بات پر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ ریل کی مانند بھاگنے لگا تھا۔ اسے سر جھٹکا اور اس کی باتوں کی طرف توجہ دی۔ آپ نے ہمت کی، یہ ایک خوش آئند بات ہے، ورنہ کچھ ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو ہار مان جاتی ہیں اور خود کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے ان لڑکیوں کو آپ سے کچھ سیکھنا چاہیے۔
میں تو آپ کا مدعا ہو گیا ہوں فجر۔ اپنی بات پر ہی تابش دھیما ہنسا۔ فجر نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ جب آپ کے اندر حالات سے لڑنے کی ہمت پیدا ہو جائے تو سب بہتر ہو جاتا ہے۔ آپ سب خود بخود سیکھ جاتے ہیں۔ میری زندگی میں جو بھی ہوا اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ میں نے خود کو بدل دیا ہے۔ اب میں وہ پرانی فجر نہیں رہی جو لوگوں کے خوف سے ڈر کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اب میں وہ فجر بن گئی ہوں جو کبھی کسی سے نہیں ڈرے گی، وہ جو ہمیشہ خود کی حفاظت کرے گی بغیر کسی کے سہارے کے۔ تابش نے اس کی بات پر بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہی آپ کے لیے بہتر ہے فجر، کیونکہ جب تک آپ خود کو نہیں بدلیں گی تو لوگ آپ کو ویسے ہی نقصان پہنچائیں گے۔ آئرہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ فجر خاموش ہو چکی تھی، لیکن ایک خیال بار بار اس کے ذہن میں پنپ رہا تھا۔ وہ اسے زبان پر لانے سے ڈر رہی تھی، لیکن اسے ان لفظوں کو زبان پر ہر حال میں لانا تھا۔ آخرکار وہ الفاظ زبان پر اجاگر ہو ہی گئے۔ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آئرہ اور تابش دونوں حیران کن نظروں سے دیکھنے لگے۔ تو میرے ساتھ جا رہی ہو میرے گھر پر فجر؟ اپنی بات کے اختتام پر آئرہ نے تابش کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اب بھی حیرانی کا عنصر تھا۔ یہ ممکن نہیں آئرہ، خدا کے لیے میری بات کو سمجھو۔ اس کے لہجے میں منت تھی۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے تابش کی طرف مددتل نظروں سے دیکھا۔ تابش نے ایک گہری سانس باہر کو خارج کی۔ جانے تو آئرہ، ہو سکتا ہے انہیں اپنا گھر یاد آ رہا ہو۔ آئرہ نے تابش کی طرف دیکھا۔ پر ہم اسے اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہاں اس کے بابا بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو؟ آئرہ کے دل میں جو سوال ابھر رہے تھے وہ اس کی زبان پر بھی تھے۔ فجر اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگی، میں نے ابھی کہا نا کہ میں نے خود کو بدل دیا ہے۔ بابا سے اب میں نہیں ڈرتی، مجھے ان سے مقابلہ کرنا آ گیا ہے۔ آئرہ نے کچھ پل رک کر سوچا تھا، وہ کتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی۔ اسے اس فجر میں اور پہلے والی فجر میں واضح فرق نظر آیا۔ اس نے فجر کی آنکھوں میں دیکھا، پھر خاموشی سے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تابش چپ چاپ یہ منظر دیکھتا رہا۔ آئرہ اس کا ہاتھ تھامے اس کا پرس کندھے پر لٹکائے ساتھ ساتھ تھی۔ ہیزل گرین آنکھوں میں اب اطمینان تھا۔ تابش سیاہ کرولا کا بیک ڈور کھولے فجر کا سامان رکھ رہا تھا۔ کچھ ہی قدم لینے کے بعد آئرہ نے فجر کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور پرس اسے پکڑا دے دروازہ بند کر دیا تھا۔ فجر اس کے عمل پر حیران ہوئی، تبھی اسے اپنے برابر میں مخصوص جانے پہچانے کلون کی خوشبو محسوس ہوئی۔ نگاہوں کا رخ اس طرف کیا تو ہڑبڑا اٹھی تھی۔ وہ سرمئی آدھی آستینوں والی شرٹ کے ساتھ پینٹ پہنے ہوئے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ فجر نے اسے نظریں چرا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف کی تو وہاں اس کا سامان رکھا نظر آیا۔ وہ آج پہلی بار کسی کے ساتھ اکیلی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ آپ یہاں کب، کیسے اور کیوں؟ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ حاشر اس کے سوالات کی فہرست پر بس مسکرا کر دیکھے گیا۔ گالوں کا گڑھا واضح ہوا۔ فجر نے ایک نظر اس گڑھے میں دیکھا، پھر نظریں چرانے لگی۔ یک دم وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی، دل کی رفتار تیزی سے بڑھی۔ حاشر اسے دیکھتے کہنے لگا، پہلے کے سوال کا جواب دوں؟ کچھ دیر انتظار کرنے کے باوجود بھی فجر کچھ نہ بولی تو خود بولنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سب کا دے دیتا ہوں۔ میں یہاں آپ کو لینے اکیلے آنا چاہتا تھا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ شاید میرا یوں اس طرح آنا آپ کو پسند نہیں آئے، اس لیے میں نے تابش اور آئرہ کو اس پلان میں شامل کیا جس میں دونوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ اور میں گاڑی میں آیا ہوں، پیدل نہیں۔ فجر حیرانی سے اسے دیکھے گئی۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوالات تھے۔ مگر سر آپ کیوں لینے آنا چاہتے تھے؟ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اب وہ سیاہ تارکول سڑک پر سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یا شاید حاشر نے جان بوجھ کر ہلکی رکھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ سفر جلدی اختتام پذیر ہو، کیونکہ اب آپ میری دوست ہیں، اسی لیے۔ فجر کچھ دیر بغیر کوئی حرکت کیے بیٹھی رہی، پھر لبوں پر مسکراہٹ پیدا ہوئی، مگر میں نے تو نہیں کہا کہ ہم دوست ہیں۔ حاشر اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے اپنے کام میں مصروف رہا۔ آپ کو یاد نہیں، مگر مجھے اچھے سے یاد ہے کہ آپ اسی طرح مسکرائی تھیں۔ پل بھر میں فجر کے ذہن میں وہی منظر آ بسا جب الوداع کہتے اس نے کچھ الفاظ کہے تھے، کیا اب ہم دوست ہیں؟ گاڑی چلاتے حاشر کو دیکھا، تو اس کا مطلب ہاں تو نہیں ہوتا؟ گاڑی نے اپنی رفتار پکڑی اور تارکول سڑک پر چلنے لگی۔ میرے لیے تو ہوتا ہے۔ وہ مسکراہٹ لبوں پر بکھری تھی۔ فجر کی نظر سڑک پر پڑی تو حیرانی نے اس کے چہرے پر بھرپور احاطہ کیا۔ سر میرا گھر اس راستے سے دور پڑتا ہے۔ بری آنکھوں میں چمک ابھری تو وہ اس چمک سے غافل نہ تھا۔ فجر کی طرف نگاہوں کا زاویہ کیا، مجھے معلوم ہے، ہم ابھی کہیں اور جا رہے ہیں۔ فجر آنکھوں میں سوال لیے لب کھولے دیکھے گئی۔ اس سے قبل وہ کچھ پوچھتی حاشر اس کی بات اچکتے بولا، میں آپ کو لنچ پر لے جانا چاہتا ہوں، کیا چلیں گی؟ فجر نے سر جھکاتے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں حاشر سر، مجھے آپ گھر چھوڑ دیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کے جواب پر حاشر کا چہرہ افسردہ ہوا، جیسے اسے توقع نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی افسردگی نے اپنی جگہ بنائی۔ مانا کہ یہ سب کچھ آپ کے لیے تھوڑا ان ایکسپیکٹڈ ہے، مگر ایک بار تو چل سکتی ہیں نا؟ باقی اگر آپ کا دل نہیں مان رہا تو پھر کوئی بات نہیں، پھر کسی دن صحیح۔ اس نے نظر ہٹا کر اب اپنی توجہ سامنے کی جانب مبذول کی۔ فجر کو محسوس ہوا وہ ناراض ہوا ہے اس کے انکار پر، اسی لیے کچھ وقت سوچا، پھر حامی بھر لی، اچھا ٹھیک ہے چلیں۔ حاشر نے
हाशिर ने नजरों का जाविया बदला और कुछ लम्हे उसे देखे गया। वो नीले फ्रॉक में इंतहाई खूबसूरत और दिल के करीब महसूस हुई थी। लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। फजर को मालूम होता उनके इन चंद लफ्जों की वजह से वो इतना खुश होगा तो कभी मना ना करती। कदम रेस्टोरेंट की दहलीज पर रखे तो फजर यकलख्त उसकी बनावट देखे हैरान हुई थी। स्याह सुनहरी इम्तिजाज की कुर्सियां, उसके सामने बिछी लकड़ी की गोल मेज और ठीक सामने वाली दीवार पर सफ़ेद रंग से लिखी एक अंग्रेजी इबारत। छत पर छोटी छोटी गोल पानूस नमा बत्तियां, जिससे हल्की हल्की रोशनी चारों ओर फूट रही थी। बैरे सफ़ेद शर्ट के साथ स्याह पैंट पहने, स्याह बास्केट पहने इधर उधर टहलते नजर आ रहे थे। बैरे सफ़ेद शर्ट पर स्याह बास्केट पहने इधर उधर हाथ में ट्रे लिए भागते नजर आ रहे थे। लोगों का हजूम ना होने के बराबर था। मालूम होता था कि आज कोई नहीं आने वाला था यहाँ। इक्का दुक्का लोग थे जो बस अपनी गुफ्तगू में मगन थे। उन्हें दो नफूस के आने से कोई सरोकार नहीं था। वो दोनों कुर्सी की तरफ बढ़े तो हाशिर ने एक कदम लेकर फजर के लिए कुर्सी खींची थी। फजर फरहत बख्श मुस्कुराहट लिए बैठी। उसके बैठने के बाद हाशिर भी अपनी जगह बैठा। उसके हाथ में डब्बा था जिस पर सुर्ख रंग का गिफ्ट पेपर था। उनके बैठते ही बहरा आया और उनके फरमाइश पूछने लगा, जी सर एंड मैम, क्या खाना पसंद करेंगे? वो सीने पर हाथ बांधे बाअदब अंदाज में खड़ा था। हाशिर ने फजर की जानिब देखा। क्या खाना चाहेंगे आप? दावत आपकी तरफ से, मैं क्या कह सकती हूँ? जो आप खिला दें। फजर ने जवाब दिया तो हाशिर कुछ पल सोच में पड़ा रहा। अच्छा ऐसा है तो फिर आज मैं आपको अपना पसंदीदा चाइनीज़ खाना खिलाता हूँ। हाशिर ने मेन्यू पर एक नज़र दौड़ाई। फजर ने उसे इस तरह खुश होते देखा था। हाशिर ने मतलूबा खाने को पसंद किया, फिर ऑर्डर दिया। कुछ देर चमचों की आवाज़ गूंजती रही। वो दोनों खामोश रहे थे। फजर अपने आसपास देख रही थी जब हाशिर बोला, आपके दिन कैसे गुजरे रिहाव सेंटर में? उसके सवाल पर फजर के सामने एक बार फिर वो दिन घूमे। वो दिन तकलीफ दे ज़रूर थे मगर मेरे लिए सबक आमोज भी साबित हुए। इन दिनों में मैंने सब्र करना सीखा, अपने एहसासात पर काबू पाना सीखा, खुद को कैसे रोकना है वो सीखा और भी बहुत कुछ सीखा जो मैंने सीखा। आशिर एकटक देखे गया। आसपास शोर बढ़ने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो दो लड़के आपस में बातें कर रहे थे। वापस से फजर की तरफ देखा। मैंने कहा, मैंने एक बार कहीं सुना था कि जो कुछ आपके साथ हो रहा होता है वो या तो कोई गहरा सबक दे रहा या फिर आपका नुकसान कर जाता है। इस बात का सबूत आज मेरी आंखों के सामने है। आपकी नज़र में आपका नुकसान भी बहुत गहरा हुआ है मगर हालात ने सबक भी अच्छा दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इन सबको एक बुरा ख्वाब तस्वुर करके भुला दें। मैं चाहता हूँ कि अब आप अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोचें, खुद के बारे में सोचें और खुश रहें। बाकी की किस्त जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं इसके अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।